So, good morning to all of you. Let's start the class. Uh, and today's topic is portfolio analysis. आज हम लोग पढ़ेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो इसके पहले हम लोगों ने जनरल स्टडीज पढ़ा है। आपके सिलेबस में अगर देखा जाए तो दो ही तीन टॉपिक और बचे हैं, क्योंकि इस हफ्ते में आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और मंडे से आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी। तो चलिए चलते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस की तरफ। बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन टेक्निक। ये एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन टेक्निक। हम लोग जो बिजनेस पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें आपके मोस्ट ऑफ द जितना भी हम पढ़ते हैं वो आपके स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, उनके इम्प्लीमेंटेशन, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी कंट्रोलिंग, सब पूरा इसी से रिलेटेड है। तो जो ये बिजनेस पोर्टफोलियो है, ये भी एक आपका क्या है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की टेक्निक है। इसमें कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम एनालाइज करेंगे और जिनको हम पढ़ेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होती है। तो business portfolio analysis is an organizational strategy formulation technique that is based on the philosophy that organizations should develop strategy much as they handle investment portfolio। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि आपने जहां जहां इन्वेस्ट किया है वो कौन कौन से सोर्सेस हैं, वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहां पर आपने इन्वेस्ट किया है, उसका एक कंबाइंड फॉर्म कहलाता है आपका पोर्टफोलियो। और आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। So, in the terms of definition, business portfolio analysis is an organizational strategy formation technique that is based on the philosophy that organizations should develop strategy much as they handle investment portfolios. Now, portfolio analysis is a systematic way. Portfolio analysis is a systematic way to analyze the products and services that make up an association's business portfolio. क्या है? जब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं तो जो हम प्रोडक्ट या सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हैं उसका एक प्रॉपर एनालिसिस है। क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विसेज हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं उसी का हमें एनालिसिस करना होता है कि हमारा मार्केट में शेयर कितना है, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें प्रोडक्ट को और कितना इम्प्रूव करना है, कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है। ये सारी चीज़ें हम अपने पोर्टफोलियो एनालिसिस में पढ़ते हैं। इन द वे इन विच द साउंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सिस्टम शुड बी सपोर्टेड एंड अनसाउंड वंस डिस्कॉर्डेड। अब क्या है कि जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्टिंग सिस्टम रहता है, जो हमने उसमें इन्वेस्ट किया, जो हमने फंड एम्प्लॉयड किया है, जो हमने फंड एम्प्लॉयड किया है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में, तो हमें इस तरह से करना है कि वो हमको सपोर्ट करें। जो हमारा मार्केट डेवलपमेंट है, जो मार्केट शेयर, उसको इंक्रीज करने में हमारा और डेवलप हो। और इसके अलावा जो ऐसे फैक्टर्स हैं, जो ऐसे इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केट शेयर को इन्फ्लुएंस, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उनको डिस्कार्ड करते हैं, हम उनको हटा सकते हैं। तो ये क्या है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे अपने पोर्टफोलियो की। अपने पोर्टफोलियो की जब आप प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे तभी ये पॉसिबल है। ठीक, अब बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और एनालिसिस, थोड़ा हम और देख लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है, एनेबल स्ट्रेटेजिक प्लानर्स टू सेलेक्ट द ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज फॉर द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स विद अचीविंग ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। हम क्या करते हैं कि हमें किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड उस स्ट्रेटजी को हम प्लान करते हैं जिससे हम अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या टारगेट ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें।
हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं वो कहलाता है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ये क्या हो सकता है, ये मल्टी बिजनेस के लिए हो सकता है, मल्टी लोकेशन के लिए हो सकता है, मल्टी बिजनेस या मल्टी लोकेशन दोनों के लिए हो सकता है। मान लीजिए आपके कई ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, उसमें से हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बिजनेसेस के लिए हो सकता है। ठीक, अब अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें तो एक जो मैकडॉनल्ड्स का एक डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है। The strategic units that make up the company and the attempts to evaluate current effectiveness and vulnerabilities. Vulnerability मतलब होता है आपके उसमें डिफरेंशिएशंस, डिफरेंशिएशंस। ठीक, तो इसमें क्या है, strategic units that make up the company and the make attempts to evaluate current effectiveness. आपकी कंपनी करंट में क्या कंडीशन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका करंट में मार्केट शेयर क्या है, मार्केट शेयर के साथ साथ आपके कितने कस्टमर लॉयल हैं, आपके कितने कस्टमर लॉयल है। ठीक, और आपकी जो कॉम्पिटिटिव टेक्निक्स है, आपकी जो कॉम्पिटिटिव टेक्निक्स है इसका मतलब होता है वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है भेदता। आपकी स्ट्रेटजी कितनी टारगेट ओरिएंटेड है, आपकी कितनी टारगेट ओरिएंटेड है जिसकी वजह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके पूरे पोर्टफोलियो प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड जितना भी मार्केट शेयर, उसका एवेल्युएशन, उसमें इम्प्रूवमेंट, सारा आपको एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये है आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब इससे रिलेटेड आपको क्या होता है, स्ट्रेटजी बनानी, आपको स्ट्रेटजीज बनानी है किसके लिए, आपने जो प्रोडक्ट या सर्विसेज दी हैं उसके प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए, उसके प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए यू हैव टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजीज। नाउ हाउ मच ऑफ आवर टाइम एंड मनी शुड बी स्पेंड ऑन आवर बेस्ट प्रोडक्ट टू इंश्योर दैट दे कंटिन्यू टू बी सक्सेसफुल। देखिए कितना फंड हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें एम्प्लॉय करें कि वो प्रॉपर कंटिन्यू सक्सेस होता रहे। उसकी प्रॉपर कंटिन्यू सक्सेस के लिए हम उसमें कितना फंड एम्प्लॉय या कितना फंड स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हाउ मच ऑफ आवर टाइम एंड मनी शुड बी स्पेंड डेवलपिंग न्यू कॉस्टली प्रोडक्ट्स मोस्ट ऑफ विच विल नेवर बी सक्सेसफुल। हम कितना फंड, टाइम और एफर्ट नए प्रोडक्ट पर हम स्पेंड करें जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो हाउ मच ऑफ आवर टाइम एंड मनी शुड बी स्पेंड डेवलपिंग न्यू कॉस्टली प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर कॉस्टली का मतलब कि महंगा से नहीं होता है, हम वहाँ पर कितना फंड उसमें एम्प्लॉय कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ विच विल नेवर बी सक्सेस। इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कई स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो कभी भी जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी आपकी सक्सेस हो जाए, आपकी सारी की सारी स्ट्रेटजी सक्सेस हो जाए, इट्स नॉट कंपल्सरी। नाउ एग्जाम्पल्स आप कुछ पोर्टफोलियो देख लीजिए, जैसे यूनिलीवर। यूनिलीवर जो HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है, आइसक्रीम, टी, पेट्स। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी इसकी कॉम्पिटिटर है, मतलब कि ये भी एक ऐसी कंपनी है जो इसके प्रोडक्ट लाइन जिसकी बहुत लंबी है। एक यूनिवर हो गया और एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया। इसमें डिटर्जेंट्स एंड नैपीज में जिलेट, जिलेट का आप जानते हैं बैटरीज एंड शेविंग प्रोडक्ट्स में वर्जिन, ये है ट्रेन्स, प्लेन्स, ओला, म्यूजिक स्टोर। ये क्या है, इन सब जगहों पर ये कंपनीज क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। ये इन्वेस्ट करती हैं, जब ये इन्वेस्ट करते हैं तो ये इतना पोर्टफोलियो बनाते हैं कि जैसे जिलेट का है बैटरीज और सेविंग प्रोडक्ट्स में किस तरह से और कितना इन्वेस्ट करना है कि ये प्रोडक्ट्स इनको मैक्सिमम बेनिफिट दें और अपने ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल या टारगेट को अपना अचीव कर सकें। ठीक, प्रॉक्टर एंड गैम्बल,
प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जैसे आपका जो हेड एंड शोल्डर शैम्पू आता है, ये इसी कंपनी का है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल आपका हेड एंड शोल्डर जो शैम्पू आता है ना, तो आपके इससे रिलेटेड शैम्पू की एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, आपके डिटर्जेंट पाउडर जो हो गए उसके लाइन हो गई, नैपीज की प्रोडक्ट लाइन हो गई। तो इसमें कंपनीज कैसे इन्वेस्ट करें और कितना इन्वेस्ट करें कि ऑर्गेनाइजेशनल अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। ये क्या है, कुछ पोर्टफोलियो से मतलब, पोर्टफोलियो का मतलब है हमें एक साथ कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज लेकर के चलनी है, जिसमें हम इस तरह से इन्वेस्ट करें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो। क्यों ऐसा क्यों होता है, ताकि अगर मान लीजिए कभी कोई एक प्रोडक्ट में अगर कुछ चांसेस हो कि आपका मार्केट शेयर कम हो, तो आप उसको दूसरे प्रोडक्ट या सर्विसेज जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको उससे रिकवर करा सके। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्रोक्टर एंड गैम्बल डिटर्जेंट और नैपीज में है। मान लीजिए अगर नैपीज में उसका मार्केट शेयर कम हो सकता है, तो हो सकता है डिटर्जेंट से वो कवर कर ले, या इसका वाइस वर्सा कि अगर डिटर्जेंट में आपको उसका मार्केट शेयर कम हो रहा है, तो हो सकता है कि नैपीज से उसको कवर कर ले। यूनिवर में देखिए, अगर आइसक्रीम से मान लीजिए उसका कवर नहीं हो पा रहा, तो टी से अपना कवर कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कहीं ना कहीं से अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर लेते हैं। आप अपने लॉसेस को रिकवर करें, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट लाइन लंबी होती है तो जरूरी नहीं है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कम रहे। हो सकता है किसी का ज़्यादा हो, किसी का कम हो, या हो सकता है किसी का बहुत ज़्यादा हो, तो वो जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनको भी रिकवर कर लेता है। ये कहें, हम इसीलिए पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं हम कि हमें कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा इंक्रीज हो। अभी हम कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो ये सारी की सारी कंपनियां कुछ ना कोई स्ट्रेटजी फॉलो करती हैं। ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं कुछ जिसको ये फॉलो करती हैं। अभी हम आगे देखते हैं, ये है देखिए, इसको बोलते हैं BCG। ये है BCG। तो थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ये जो आप यहाँ पर एक टेबल बनी देख रहे हैं, टेबल का एक फिगर चित्र बना देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा है आपका जो वर्टिकल, आप इसके दो एक्सेस मानिए, एक है हॉरिजॉन्टल एक्सेस और एक है वर्टिकल एक्सेस। ठीक, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उसमें है आपका मार्केट शेयर, वो है आपका मार्केट शेयर। जो वर्टिकल एक्सेस है वो है आपका मार्केट ग्रोथ रेट, वो है आपकी मार्केट ग्रोथ रेट। जो ये आपका डायग्राम है उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपका चार पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला नीचे से देखिए, एक काऊ बनी हुई है, एक काऊ बनी है, उसमें लिखा है कैश काऊ, काऊ में लिखा है कैश काऊ। फिर उसके जस्ट राइट साइड में देखिए एक डॉग बना है, उसमें लिखा है डॉग्स। ये याद रखिएगा, ये स्ट्रेटजीज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अभी एक इसके बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है ना। डॉग्स बना है, इसके बाद आपका ऊपर साइड में काऊ के ऊपर देखिए एक स्टार बना है, आपका एक स्टार बना है, और फिर स्टार के राइट साइड में देखिए एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ, एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो पूरी इसको है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है BCG मैट्रिक्स। इसका नाम है BCG मैट्रिक्स। इसका फुल फॉर्म है बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। इसका फुल फॉर्म है बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, जिन्होंने इस मैट्रिक्स को डेवलप किया था। जिन्होंने इस मैट्रिक्स को डेवलप किया था उसका होता है फुल फॉर्म, दैट इज बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, वो है BCG। तो इसीलिए उस उनके भी नाम से इसको बोला जाता है BCG मैट्रिक्स। अब जो यहाँ पर कैश काउ, डॉग्स, क्वेश्चन मार्क और स्टार, देखिए जब आपका मार्केट ग्रोथ कम हो, जब आपका मार्केट शेयर कम हो और लेकिन ग्रोथ ज्यादा, आपकी मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ
तो यहाँ से देखिए लो लिखा है, हाई लिखा है, तो हाई और लो, ठीक। तो ये क्या है आपका जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये है आपका मार्केट शेयर, आपका मार्केट शेयर। जब आपका मार्केट शेयर ज्यादा हो लेकिन आपका मार्केट ग्रोथ लो हो, when your market share is high but growth rate is low, then you will follow the cash cow strategy, you will follow the cash cow strategy, आप cash cow strategy को फॉलो करेंगे। इसके बाद जब आपका मार्केट शेयर भी लो हो और मार्केट ग्रोथ रेट भी कम हो, जब आपका मार्केट शेयर भी कम हो और मार्केट ग्रोथ रेट भी कम हो, तब आप फॉलो करते हैं डॉग स्ट्रेटजी, डॉग स्ट्रेटजी। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पहले इस मैट्रिक्स को समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो इसको आपको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है। और एक चीज और, हर कंपनी का जो पीएलसी होता है, जो पीएलसी होता है उसमें ये चीज पूछी जाती है कि मान लीजिए इंट्रोडक्शन स्टेज है तो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो होगी, ग्रोथ स्टेज है तो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो होगी, और मैच्योरिटी लाइन है तो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो होगी, इस तरह से पूछा जाता है। कैश काउ, डॉग्स, क्वेश्चन मार्क, स्टार्स, ठीक। So when your market growth is low as well as market share is also low, then the company is going through the DOX strategy. And when your market share is low but growth is high, when your market share is low but growth rate is high, then the company is going on question mark stage. Then company is going on in question mark stage. And when the market growth rate is high as well as market share is also high, so the company is in star position. So the company is in star position. अब आपकी ये चारों कंडीशन आपको पता है। अब जरा इसको हम एनालिसिस करते हैं। ये आपका पीएलसी है, देखिए ये आपका पीएलसी है। पीएलसी का मतलब होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर जब आपकी सेल, देखिए टाइम के हिसाब से, ये आपका टाइम है इसका प्रोडक्ट का, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेस में, हॉरिजॉन्टल एक्सेस में आपका प्रोडक्ट की लाइफ टाइम है, ठीक है ना। और जो वर्टिकल एक्सेस है उसमें सेल है आपकी। तो आप देखिए जब यहाँ स्टार्टिंग, ये आपका जो जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से आपका प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ। इंट्रोडक्शन स्टेज कहाँ तक, ये आपकी जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ है, छोटी वाली लाइन, ये है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज। तो यहाँ पर देखिए आपका टाइम है, इसमें यहाँ पर क्या है, सेल आपकी कम है, आपकी सेल कम है। इसके बाद जो दूसरी लाइन है, जैसे जैसे आपकी यहाँ पर क्या होता है, आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसके एडवर्टीजमेंट की जरूरत होती है। यहाँ पर सेल क्यों होती है, क्योंकि आपका इंट्रोडक्टरी स्टेज है, आपकी कॉस्ट इस समय ज़्यादा लगी होती है, तो आप कॉस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश करता है। तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइसेस हाई होती है, उसकी प्राइसेस हाई होती है। तो यहाँ पर जैसे आप स्कीमिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पर स्कीमिंग स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं, जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है स्कीमिंग स्ट्रेटजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपका मार्केट शेयर भी कम है, आपका मार्केट शेयर भी कम है और आपकी ग्रोथ भी कम है, आपका मार्केट शेयर और ग्रोथ कम। तो देखिए अब यहाँ पर ऊपर जाते हैं, मार्केट शेयर भी कम और ग्रोथ भी कम, कौन सी स्ट्रेटजी है, आप किस स्टेज से गुजर रहे हैं, डॉग कंडीशन से। इन द केस ऑफ आपकी जो डॉग्स है वो क्या होता है, मार्केट शेयर तो आपका कम है ही, मार्केट ग्रोथ भी आपकी कम है आपकी शुरुआती दौर में। तो आप किससे गुजर रहे हैं, डॉग स्टेज से। यहाँ पीएलसी में देखिए आपका सेल्स भी कितना कम है, ये आपकी ग्रोथ रेट है, और आपका टाइम भी अभी हुआ है, तो ये आपका ग्रोथ रेट है आपकी, ये चल रही है, ठीक। इसके बाद सेकंड, ये जो आपका पहला ब्लॉक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये पहला ब्लॉक है। दूसरा ब्लॉक आते हैं, दूसरा है आपका ग्रोथ स्टेज, दूसरा है आपका ग्रोथ स्टेज।
यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई, आपकी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो क्या हुआ, आपकी देखिए सेल कहाँ पहुँच गई। सेल देखिए इंट्रोडक्टरी स्टेज से सीधा काफ़ी ज़्यादा पहुँच गई, आपकी काफ़ी ज़्यादा पहुँच गई। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पर आपकी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। आपकी क्या है, यहाँ पर ग्रोथ बढ़ी है, ठीक है ना। तो जब ग्रोथ बढ़ी है तो ये आपकी कौन सी है, कैश काउ स्टेज। आपकी जो सेल्स ग्रोथ है ये आपकी, इसका रेट बढ़ गया है बहुत तेजी से। अभी मार्केट शेयर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन आपकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ी है। तो ये आपका कौन सा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कैश काउ स्टेज को फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पर कैश काउ स्टेज को फॉलो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये है आपका मैच्योरिटी लाइन। जो तीसरा ब्लॉक है वो है आपका मैच्योरिटी का। एक स्टेज फिर ऐसी आती है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट की सेल जो है सैचुरेटेड हो जाती है। सैचुरेटेड मतलब कि बस थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएशन जो होते हैं, नहीं तो लगभग लगभग अब आपका नॉर्मल सेल चलने लगती है। और फिर जब आपके कॉम्पिटिटर वगैरह आ जाते हैं, फिर जब आपके कॉम्पिटिटर आ जाएंगे मार्केट में और नई सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे आपके प्रोडक्ट के, तब फिर आपका ये डिक्लाइन स्टेज, मतलब कि फिर आपकी सेल फिर डाउन होने लगती है, आपकी डिक्लाइन स्टेज होती है। तो ये क्या है, पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपका जो प्रोडक्ट होता है इन 4 स्टेज से गुजरता है। अब जो है जो कुछ नए बुक्स या कुछ नई स्टडी हुई उसमें एक और स्टेज आ गई है, डेथ। एक स्टेज है डिक्लाइन के बाद डेथ भी हो सकती है। डेथ का मतलब ये है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन पूरा वाइंड अप हो जाता है, आपको प्रॉफिट नहीं होता, आप लॉस में जाने लगते हैं, तो आप अपने बिजनेस को पूरा ठप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, प्रोडक्ट पूरा खत्म। तो दैट इज वाइंड अप जब हो जाता है तो वो होती है डेथ स्टेज, ठीक है। तो मोस्टली आपकी 4 ही फेमस स्टेजेस हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डेडलाइन। आप चाहें तो डेथ भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है आपका जो बीसीजी है, बीसीजी का मार्केट शेयर के हिसाब से देखिए, कैश काउ, ये आपका रिलेटिव मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर, डॉग, क्वेश्चन मार्क और स्टार। ये आपका जो पीएलसी है, पीएलसी के अकॉर्डिंग अब इसमें आप अपनी स्ट्रेटजीज को फिट कीजिए। आपने पीएलसी देखी और आपने बीसीजी मैट्रिक्स देखी। अब बीसीजी मैट्रिक्स में अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन मार्क में कौन सी आप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन मार्क में पीएलसी की कौन सी स्ट्रेटजी स्टेज आएगी, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आपका क्वेश्चन मार्क में मार्केट शेयर कम है, मार्केट शेयर कम है, लेकिन ग्रोथ रेट आपकी हाई है। आपकी जो ग्रोथ रेट है वो आपकी हाई, ठीक। तो मार्केट शेयर कम, ग्रोथ रेट ज्यादा, तो आप यहाँ पर इसको ग्रोथ या मैच्योरिटी, ग्रोथ या मैच्योरिटी दो में से एक ले सकते हैं। क्वेश्चन मार्क को, क्वेश्चन मार्क को दो में से कोई भी एक ले सकते हैं। है आप ग्रोथ स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में मोस्टली आप किसको, कैश काउ को ज्यादा आप प्रेफर करते हैं, कैश काउ को आप ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। सो आपकी जो मैच्योरिटी होती है वो आपकी क्वेश्चन मार्क स्टेज में है, उसमें आ जाएगी, ठीक। लेकिन कभी कभी कुछ जो एडजस्ट हैं वो आपके मैच्योरिटी को भी इसमें डाल देते हैं, ग्रोथ को भी, ग्रोथ और मैच्योरिटी दोनों को क्वेश्चन मार्क में डालते हैं। स्टार इस पोजीशन वो होती है जब आप अपने कॉम्पिटिटर से मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं, मतलब कि आपका प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है उसका उस समय कोई कॉम्पिटिटर नहीं होते हैं, आप इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे होते हैं, और क्या होता है, आपके ग्रोथ रेट भी बहुत हाई होती है और आपका मार्केट शेयर तो हाई होता ही होता है। आपका मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट दोनों बहुत हाई होती हैं, आप बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, तब आपकी स्टार पोजीशन होती है। यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर कम होते हैं, आपके सब्स्टिट्यूट भी कम होते हैं, तो आप मैक्सिमम बेनिफिट आप उस स्टेज में उठा सकते हैं, तो वो कहलाती है आपकी स्टार पोजीशन।
इसके बाद आते हैं, देखिए होल्ड स्ट्रेटजी। होल्ड स्ट्रेटजी में क्या होता है, टू एंजॉय कंटिन्यूड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो एंजॉय करने के लिए रिलेटिवली हाई मार्केट शेयर, low market growth, that cash cow opportunities should be able to maintain market share at or around existing level। ये आपका देखिए, इस समय आपको होल्ड स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। इसमें ये आपका कौन सा है, कैश काउ। ये आपका कैश काउ में आप होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। इसमें क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो आप एंजॉय करते हैं। इसमें क्या होता है, रिलेटिवली हाई मार्केट शेयर और लो मार्केट रेट। आपकी जो मार्केट शेयर होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो ग्रोथ रेट होती है वो आपकी कम होती है। सो कैश फ्लो अपॉर्चुनिटीज शुड बी एबल टू मेंटेन मार्केट शेयर एट और अराउंड एग्जिस्टिंग लेवल। यहाँ पर क्या होता है, आपको जो अपना मार्केट शेयर होता है उसको मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपका मार्केट शेयर कम है, आपका मार्केट शेयर सॉरी ज़्यादा है, आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है और ग्रोथ कम है। तो आप क्या है, आपको अपने मार्केट शेयर को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक, मार्केट शेयर को मेंटेन करने के बाद कि आपको अपनी पोजीशन बना करके रखनी है, आपको अपनी पोजीशन बना करके रखनी है क्या, तो फिर आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, होल्ड स्ट्रेटजी। यू हैव टू फॉलो होल्ड स्ट्रेटजी। नाउ बिल्ड स्ट्रेटजी टू ग्रो द बिजनेस, टू ग्रो द बिजनेस रिलेटिवली लो रिलेटिव मार्केट शेयर। अब यहाँ पर आपका मार्केट शेयर कम, आपका मार्केट शेयर कम है लेकिन आपकी ग्रोथ रेट बहुत हाई है, आपकी ग्रोथ रेट बहुत हाई है। तो इसका मतलब कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो इन दिस सिचुएशन आप जो है अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में नई क्वालिटी ऐड कर सकते हैं, आप खुद भी आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। सो रिलेटिवली लो रिलेटिव मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ, क्वेश्चन मार्क अपॉर्चुनिटीज नीड इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू ग्रो। आपको यहाँ पर क्या है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने इसको। आपका मार्केट शेयर तो कम है, तो आप मार्केट शेयर को और अचीव करने के लिए, ग्रोथ रेट तो हाई है आपकी, तो आप अपने मार्केट शेयर को और इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को की ग्रोथ के लिए आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कौन सी बिल्ड स्ट्रेटजी है, आप अपने ब्रांड को बना रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर बिल्ड स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। हार्वेस्ट स्ट्रेटजी, हार्वेस्ट स्ट्रेटजी टू डेवलप शॉर्ट टर्म कैश फ्लो। आपको क्या है, जो शॉर्ट टर्म के लिए कैश फ्लो irrespective of the long term damaging effect to the product or business. This strategy is appropriate for any weak product where disposal in the form of a sale is unavailable or not preferred due to high exit barriers। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, टू डेवलप शॉर्ट टर्म कैश फ्लो, आपको छोटे छोटे कैश फ्लो करने, लॉन्ग टर्म बजाय करने की बजाय आपको छोटे छोटे कैश फ्लो करने। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कुछ आपके ऐसे प्रोडक्ट जो जिनका परफॉर्मेंस वीक है, ऐसे प्रोडक्ट जिनका परफॉर्मेंस वीक है और आप उसको बंद भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हाई एग्जिट बैरियर, आपके हाई एग्जिट बैरियर की वजह से, मतलब कि ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट चल नहीं पा रहे हैं लेकिन आप उसको बंद नहीं करना चाहते। तो आपको क्या है, आपको हार्वेस्ट स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपको हार्वेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप उसमें छोटे बहुत छोटे छोटे कैश, मतलब कि थोड़ा थोड़ा आप पैसा लगाते रहें और उसी से अपना बेनिफिट लेते रहें। अगर पता चले कि आपने लॉन्ग टर्म में उसमें ज़्यादा पैसा लगा दिया तो हो सकता है कि वो आपके लॉसेस में कन्वर्ट हो जाए। जब आपके किसी प्रोडक्ट की सेल कम हो जाती है, आपके प्रोडक्ट की सेल कम हो जाती है, तो क्या होता है, आपको हार्वेस्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ता है।
अब आते हैं डाइवर्स स्ट्रेटेजी। हार्वेस्ट देखिए, हार्वेस्ट कहाँ पर हो सकता है? हार्वेस्ट आपकी तीनों जगह है। हार्वेस्ट आपका ये तीनों कंडीशन में हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेटेजी। टू चेंज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, टू चेंज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस एंड अलाउ रिसोर्सेज टू बी यूज्ड एल्सवेयर। मतलब कि आपके जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में, आप क्या कर रहे हैं? आप उसको दूसरी जगह कहीं इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे आपके पास जब क्वेश्चन मार्क स्टडी होती है या डॉग वाली स्टडी होती है, तो यहाँ पर क्या है, जो आपका मार्केट शेयर कम है, आपका मार्केट शेयर कम है। जब मार्केट शेयर कम होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसकी कुछ एक दो यूनिट और डाल सकते हैं, एक दो यूनिट और डाल सकते हैं, जिसकी वजह से उसको आप उसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आपका इस तरह से हो तो आपको कौन सी डाइवर्स स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं? जब आपका मार्केट शेयर कम हो और ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाए, या फिर आपकी मार्केट शेयर कम हो और ग्रोथ रेट कम हो। आपको मार्केट शेयर कम होने के केस में आप डाइवर्स स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। अब इसका यूजेज देख लीजिए। इसको बोलते हैं बॉस्टन बॉक्स, या इसको बोलते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। ये आपका बीसीजी मैट्रिक्स है। इसके यूजेज क्या है? सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं उनको सिंप्लीफाइड कर देता है, ठीक। जैसे हमने देखा कि कब हमें कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, हमें इसके जरिए हम पता लगा सकते हैं। दूसरा, टारगेट सेटिंग टूल। जब आपको अपने बिजनेस का एनालिसिस करते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्टिव और गोल को उसी तरह से सेट कर सकते हैं जैसी आपकी सिचुएशन और कंडीशन है, ठीक। हाँ, अब ऐसा नहीं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है या ग्रोथ बहुत कम है और आपने बहुत अपने हाई ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हों और वो आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव ना कर पा रहे हैं, तो फिर उससे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट है, encourages strategies to view their business as a collection of diversified cash flow and investment। इसमें क्या होता है, आपको आपकी जो कैश फ्लो या इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आप अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी जो है उसको बनाए। डाइवर्सिफाई का मतलब कि आप कई जगह, आप कई प्रोडक्ट या सर्विसेज में अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कई जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैश फ्लो कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस। आप इस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप उसके लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। सक्सेस सीक्वेंस और डिजास्टर सीक्वेंस। सक्सेस सीक्वेंस का मतलब है आप बेनिफिट भी आपके लगातार हो सकते हैं और आपके लॉसेस आप उनको भी रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके अगर जो मार्केट शेयर या आपके जो प्रोडक्ट के जो स्टेजेस वगैरह हैं उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट की ग्रोथ है वो किस स्टेज से गुजर रही है। आपके जो प्रोडक्ट की ग्रोथ है उसमें ग्रोथ कितनी है, आपका मार्केट शेयर कितना है, तो आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो बॉस्टन बॉक्स का हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उनके फॉर्मुलेशन में। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसमें केवल दो ही फैक्टर इस्तेमाल हुए हैं, इसमें केवल दो ही फैक्टर इस्तेमाल हुए हैं। कौन कौन से? एक तो मार्केट शेयर और एक ग्रोथ रेट। एक मार्केट शेयर और दूसरा ग्रोथ रेट, ठीक। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें कंसीडर करना पड़ता है, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर वगैरह हुए ना, तो हमें वो भी देखने पड़ते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हम इसमें केवल दो ही फैक्टर को कंसीडर करते हैं। मैनी बिजनेसेस आर एवरेज। मैनी बिजनेसेस आर एवरेज, इसका मतलब कि आप इसमें देखेंगे तो कई बिजनेस ऐसे हैं जिनका एवरेज होता है, तो वो या तो कैश काउ या तो फिर आपका क्वेश्चन मार्क, इसी दो स्टेज में पहुंच जाएंगे। कैश काउ क्वेश्चन मार्क, कैश काउ क्वेश्चन मार्क। जो एवरेज होंगे तो लगभग लगभग इसी में वो पहुंच जाते हैं।
ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। डॉग्स स्टडी 10% मार्केट शेयर मोस्ट फॉल इनटू दिस कैटेगरी। जिस बिजनेस का 10% मार्केट शेयर होता है, लगभग लगभग वो सभी बिजनेस डॉग्स कैटेगरी के अंदर फॉल में आते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जब आपके कॉम्पिटिटर ज़्यादा होते हैं तो जो 10% का मार्केट शेयर होता है वो भी आपका हाई प्रॉफिटेबल होता है। आपका 10% का मार्केट भी आपका हाई प्रॉफिटेबल होता है इन द केस ऑफ कॉम्पिटिशन। मान लीजिए अगर वहाँ पर 50 कॉम्पिटिटर हैं और उसमें से आपने 10% मार्केट शेयर है तो वो भी आपका काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। कैन यूज डॉग्स एज ए टैक्टिकल टूल बैरियर टू एंट्री। जो डॉग्स स्ट्रेटजी है उसको एज ए टैक्टिकल टूल के तौर पर भी क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यू एंट्रीज होती हैं वहाँ पर उसके लिए बैरियर होता है। बैरियर मतलब कि जो न्यू एंट्री होती है वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है उसी न्यू कंपटीटर के लिए। कैश फ्लो, वाई नॉट ROI। हम इसमें कैश फ्लो को कंसिडर कर रहे हैं। हम इसमें कैश फ्लो को कंसिडर करते हैं, मतलब कि हमारा कितना कैश लगा है और कैश कितना हमारा रिटर्न हुआ है। हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं इसमें कंसिडर करते? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब कि हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ, हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, हम ये ना कंसिडर करके हमारा कैश फ्लो को इसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमारा इसमें कितना कॉस्ट लगी हुई है और हमें उससे कितना रिटर्न मिला है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी, डिसएडवांटेज थे किसके? BCG मैट्रिक्स के। अब बात करते हैं GE बिजनेस स्क्रीन। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, ये है जनरल इलेक्ट्रिक बिजनेस स्क्रीन, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं इनकी एक स्ट्रेटजी है जिसको बोलते हैं GE9 सेल मैट्रिक्स। GE9 सेल मैट्रिक्स, इसमें क्या है, जैसे आपका इसमें 4 कॉलम थे ऐसे ही उसमें 9 कॉलम, इसमें 9 कॉलम। उसमें हम क्या क्या देखेंगे? लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, किसी भी बिजनेस के लॉन्ग टर्म में क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या चांसेस हैं, और बिजनेस स्ट्रेंथ और कॉम्पिटिटिव पोजीशन। बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, मतलब कि उसके इंटरनल स्ट्रेंथ, और उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, ये हम GE9 सेल की मैट्रिक्स में देखेंगे। ये रखिए जनरल इलेक्ट्रिक बिजनेस स्क्रीन, इसको बोलते हैं GE9 सेल। GE9 सेल, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पूरी मैट्रिक्स को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा गया, पूरी मैट्रिक्स को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा गया, ठीक। इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रेंथ और कॉम्पिटिटिव पोजीशन लिया है, और जो आपका वर्टिकल एक्सिस है वहां पर हमने इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को लिया है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को लिया हुआ है। हमने बिजनेस स्ट्रेंथ और कॉम्पिटिटिव पोजीशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इसमें स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक। स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक। और जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, हाई, मीडियम और लो, ठीक। जब हम इसको ऊपर से देखें जरा, जब आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो या आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रांग हो और आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई हो, तो यू आर इन सिचुएशन ऑफ विनर, तब आप विनर। क्यों? जब आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है तो इसका मतलब कि आपके प्रोडक्ट के मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं। उस समय क्या होता है, आप जो है हाई प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं। आप हाई प्रॉफिट एंजॉय करते हैं जब आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है। आप जानते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर आपको कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो किसी ऐसे प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं
जो बहुत हाई प्रॉफिट। एक सेकंड देखते हैं जरा, इसको हम इसको एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल, हाँ पतंजलि का देखिए, जैसे इसने बहुत जल्दी ही आपके क्या किए हैं, मार्केट को कवर कर लिया। पतंजलि का बहुत जल्दी मार्केट कवर किया है इसने। इतनी जल्दी मार्केट, वो भी एफएमसीजी में। एफएमसीजी के फील्ड में पतंजलि ने जितनी जल्दी मार्केट को कवर किया है, शायद ही किसी को इतना कम समय लगा। मेरे ख्याल से 4 या 5 साल में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का उसने मार्केट अपना शेयर बना लिया। तो क्या है, अब इस समय देखिए तो आयुर्वेदिक के नाम पर उसके प्रोडक्ट जो है कितने ज़्यादा चलते हैं। तो वो क्या है, विनर की सिचुएशन है। इसके पहले देखिए हम लोग कोलगेट वगैरह सब नाम सुनते थे, लेकिन अब दंतकांति दंतकांति बोलते थे। तो हमने क्या है, जो पतंजलि है इस समय इस कंडीशन का लाभ बेनिफिट उठा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए उसने जो आयुर्वेदिक और जो स्वदेशी चीज को उसने अपना जो फार्मूला अपनाया है, उसने उसको उसके कॉम्पिटिटर से काफी आगे कर रखा है। ठीक। इसके बाद अगर आपका बिजनेस स्ट्रेंथ एवरेज है, अगर आपका बिजनेस स्ट्रेंथ एवरेज है और आपका जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो हाई है, अगर आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ एवरेज है और आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है, तब भी आप विनर्स की कंडीशन में, तब भी आप विनर्स की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर, आपके यहाँ पर भी कंपटीशन कम होते हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन यहाँ पर भी अच्छी होती है। एवरेज का मतलब आपकी ठीक ही है। और आपका जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का मतलब कि लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप उसका बेटर इस्तेमाल, बेटर उसका बेनिफिट एंजॉय कर पा रहे हैं, आप जो है उसके बेहतर एंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में क्या होता है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में आपके देखिए मार्केट साइज, मार्केट ग्रोथ, वेस्टल फैक्टर्स, मतलब कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, क्वार्टर्स, 5% मॉडल, ये सारे के सारे आ जाते हैं, ये आपके इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में। मतलब इसमें क्या है, इसमें ये सारी की सारी चीजें आपके लिए फेवर में। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का मतलब है आपका मार्केट साइज अच्छा है, मार्केट ग्रोथ अच्छी है, जो पेस्टल फैक्टर्स होते हैं, पेस्टल फैक्टर्स का मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल, ये आपके सारे फैक्टर्स आपके फेवर में। इसके साथ ही आपकी जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो भी आपकी अच्छी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन आपका अच्छा ही है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन का मतलब हो गया आपके जो क्वार्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल हैं वो कॉम्पिटिटिव आपकी पोजीशन को शो करते हैं। ये हम आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इसका 5 फोर्सेस मॉडल ये और बताएंगे। तो क्या है, आप इस कंडीशन में भी विनिंग सिचुएशन को एंजॉय करते हैं, आप विनिंग सिचुएशंस को एंजॉय करते हैं। इसके बाद फिर आपका है, अगर आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ या कॉम्पिटिटिव पोजीशन वीक है, अगर आपकी बिजनेस पोजीशन, बिजनेस स्ट्रेंथ और कॉम्पिटिटिव पोजीशन वीक है, लेकिन आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई, लेकिन अगर आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है तो फिर आपको क्या है, क्वेश्चन मार्क, मतलब कि आप यहाँ पर आपको कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
आपको यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप इम्प्रूव करके आप जो इसके पीछे की स्ट्रेटजीज हैं, जो विनर्स वाली कंडीशन से आपको यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही कम एफर्ट्स करने होंगे। केवल आपको क्या है, बिजनेस स्ट्रेंथ आपको और बढ़ानी होगी। आपको अपनी बिजनेस स्ट्रेंथ और कॉम्पिटिटिव पोजीशन को अगर बढ़ा लेंगे तो आप जो है विनिंग सिचुएशन को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, अगर आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ हाई है, आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ हाई है या कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन आपका जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो मीडियम है, आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो मीडियम है, तब भी आप विनर्स की सिचुएशंस में हैं, तब भी आप विनिंग सिचुएशंस में हैं और आप हाई बेनिफिट को, हाई प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं। इसी के उलट अगर आपका एवरेज कंपटीशन पोजीशन है, एवरेज कंपटीशन पोजीशन है और आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी एजनेस है, तो आपका मान लीजिए कि बिजनेस एवरेज चल रहा है, आप जो है एवरेज कंडीशन में है, आपको जो है जितने भी आपके जो कॉम्पिटिटर हैं नॉर्मल हैं वो भी एवरेज प्रॉफिट को कर रहे हैं और आप भी उन्हीं की श्रेणी में हैं और आप भी एक नॉर्मल प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे जब जहाँ पर विनर की कंडीशन है, in the case of winner condition you are enjoying high profitability, you are enjoying high profitability, but in the case of average businessman you are enjoying a normal profitability, आप इस केस में नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास अगर कॉम्पिटिटिव पोजीशन आपकी वीक है, बिजनेस स्ट्रेंथ आपकी, अब यहाँ पर बिजनेस स्ट्रेंथ या कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्ट्रेंथ आपकी हो गई क्या, इंटरनल आपकी जो स्ट्रेंथ है, ये हमने शॉर्ट एनालिसिस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। शॉर्ट एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है मैंने वो बताया था आपको इंटरनल होती है। तो अगर आपकी इंटरनल बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रांग है या वीक है तो उसी के हिसाब से कंडीशन है। अब अगर आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ वीक है और आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मतलब मार्केट साइज, मार्केट ग्रोथ और जो आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी आपके अट्रैक्टिवनेस उसमें मीडियम है, तो फिर आप लूजर हैं, फिर आप लो प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा नहीं, आप हाई प्रॉफिट एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद अगर आपका बिजनेस की पोजीशन स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ अच्छी है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन आपके इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कम है, तो आप प्रॉफिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रॉफिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास चांसेस हैं कि आप अपनी बिजनेस स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें, आप अपनी बिजनेस स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं और जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो भी आप उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या है, आप प्रॉफिट यहाँ पर प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी के दो केसेस हैं, आपका एवरेज कंपटीशन या वीक कंपटीशन, साथ ही आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी एवरेज या वीक है, देन यू आर इन लूजिंग कंडीशन, फिर आप उसमें हाई बेनिफिट या हाई प्रॉफिट को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उस केस में क्या है, उस केस में आपको अपने बिजनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की या न्यू प्रोडक्ट लाइन डालने की या और आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ठीक, तो ये आपका क्या है, जीई इलेक्ट्रिक बिजनेस स्कीम, इसी को बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रिक फाइनेंस सेल या इसी को बोलते हैं जीई मैकेंसे सेल, इसी को भी बोलते हैं जीई मैकेंसे सेल। और इसकी यूज क्या है, more sophisticated than BCG, uses more variables। इसका BCG मैट्रिक्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएबल को इस्तेमाल किए गए, उसमें केवल 2 ही थे, इसमें देखिए 3 इस्तेमाल किए गए, 3 6, इसमें कई। अब जैसे जो पेस्टल, अगर हम पेस्टल एनालिसिस की बात करें तो पेस्टल एनालिसिस में आपके बहुत ढेर सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, और जो बिजनेस स्ट्रेंथ है तो उसमें इंटरनल और आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे लगभग काफ़ी कवर हो जाते हैं, तो ये बीसीजी मैट्रिक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। कंडेंसेस मच इंफॉर्मेशन इनटू 2 वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल्स में भी मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस जो हैं उनमें भी बहुत से ज़्यादा वेरिएबल्स को इसमें इंक्लूड किया गया। मैंने भी बताया ना कि जैसे आपका जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है उसमें आपके कई फैक्टर्स आते हैं, आप पूरा पेस्टल एनालिसिस कर सकते हैं। अगर टाइम मिलेगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो हम लोग पेस्टल एनालिसिस भी पढ़ेंगे। ठीक,
इसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? कॉम्प्लेक्स एंड वेटी, ये काफ़ी थोड़ा टफ पड़ता है, इसमें चीज़ों को आपको एनालिसिस करने में काफ़ी टाइम लगता है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। द न्यूमेरिकल एस्टिमेट्स कैन बी ऑब्जेक्टिव, जो इसके न्यूमेरिकल एस्टिमेशन है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हो सकते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, एक होता है सब्जेक्टिव टाइप। तो इसके जो न्यूमेरिकल एस्टिमेशन है वो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। व्हाट अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स और बिजनेस यूनिट्स इन ग्रोथ इंडस्ट्रीज, इसमें आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके बारे में तो बताया गया है, लेकिन आपके न्यू प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ इसमें ग्रोथ के बारे में या न्यू बिजनेस के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। दीज आर सम लिमिटेशन। ये देखिए, ये एक अगली है एडी लिटिल मैट्रिक्स, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ये जो एडी लिटिल मैट्रिक्स है ये हम कल देखेंगे इसको। और इसके बाद जो अगर इनसे रिलेटेड थोड़ा सा और जो पीछे जो हमने पढ़ी है स्टडीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जीई 9 सेल और बीसीजी मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको एक बार थोड़ा सा और देखेंगे और ये एडी लिटिल मैट्रिक्स पढ़ने के बाद देखेंगे। ठीक, तो अब यहाँ तक अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। और सब लोग प्लीज अपना नाम चैट बॉक्स पर जरूर लिख दीजिए। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन योर नेम चैट बॉक्स फॉर अटेंडेंस।